हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जिस प्रकार हम अपनी ये वीडियोस बना रहे हैं, ये जो वीडियोस हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री के उन डायनेस्टी के बारे में हम कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं जो डायनेस्टीज एंशिएंट भारत में थी। हिस्टोरिकल ये जो डायनेस्टीज हैं, इन डायनेस्टी को प्राचीन भारत के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिछली जो हमने क्लास बनाई थी वो हर्यक राजवंश पे बनाई थी, हर्यंका डायनेस्टी के ऊपर। हर्यंका डायनेस्टी के बाद अगर हम बात करें तो शिशुनाग राजवंश की हम बात कर सकते हैं। शिशुनाग राजवंश उसके बाद आया था, जो कि 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा था। अब हम इसके शिशुनाग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का तीसरा प्रमुख राजवंश था। हर्यक राजवंश का जब अंत हुआ तो उसके बाद जो मगध साम्राज्य पर बैठा था वो कौन सा राजवंश था? शिशुनाग राजवंश था। इसकी स्थापना शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक के विरुद्ध हुए जन विद्रोह के बाद की थी। जो हर्यक जो वंश था उसके जो लास्ट राजा थे, उसके जो लास्ट शासक थे वो थे नागदशक। उनके विरुद्ध विरुद्ध क्या हुआ कि जन विद्रोह हो गया था, क्योंकि ये जो थे ये काफी ज्यादा नागदशक जो शासक थे ये काफी ज्यादा विलास में पड़े रहते थे एक तरीके से, और जनता की फिक्र नहीं करते थे। तो वहां पर जन विद्रोह हुआ और नागदशक को वहां पर जो कुर्सी थी कुर्सी से हटा दिया गया। उसके बाद कौन बैठा? शिशुनाग राजवंश ने वो सत्ता संभाली, मगध साम्राज्य को संभाला था। इस वंश ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया और कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस राजवंश के अंतर्गत, शिशुनाग राजवंश के अंतर्गत उस समय पर बौद्ध धर्म जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से वो आगे मतलब के फल फूल रहा था। तो बौद्ध संगीतियां होती थी, एक तरीके का ये सम्मेलन होता था। बौद्ध जो धर्म है इसके जो अनुयायी थे वो एक सम्मेलन आयोजित करते थे जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता था, उसे ही बौद्ध संगीति कहा जाता था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध के उत्कर्ष की यात्रा में शिशुनाग वंश 413 ईस्वी से 345 ईस्वी तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्यक वंश के बाद मगध की सत्ता पर काबिज होने वाले इस राजवंश ने साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक शुद्धिकरण की दशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिशुनाग वंश के इतिहास, इसके प्रमुख शासकों और इसके ऐतिहासिक महत्व को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हम जा सकता है। अब हम इसके जो कुछ शीर्षक हैं इसके वो हम समझेंगे, इसके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम तो हम अपनी आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इस वंश की स्थापना, पृष्ठभूमि को हम जान लेते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अयोग्य और क्रूर शासन के कारण मगध की जनता में भारी असंतोष फैल गया था। जो ये आखिरी जो शासक थे, ये अंतिम शासक नागदशक हर्यक वंश के, इन्होंने क्या करा, इनका एक शासन जो था वो शासन प्रणाली बहुत ज्यादा पूर्व थी और मगध की जनता में भारी असंतोष था इनको लेकर के। तो क्या हुआ कि भाई ये जब असंतोष फैल गया था तो बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश और हिंदू पुराणों के अनुसार जनता द्वारा किए गए विद्रोह के परिणाम स्वरूप हर्यक वंश का अंत हुआ। अगर हम पुरानी जो हिंदू पुराणों को अगर पढ़ते हैं तो हिंदू पुराणों के अंदर भी इस वंश के बारे में लिखा हुआ है, हर्यक वंश के बारे में लिखा हुआ है, और जो आखिरी शासक थे जो नागदशक थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि मगध की सत्ता से इनको हटा दिया गया था। इस उथल पुथल के दौर में जनता ने नागदशक के एक मंत्री अमात्य शिशुनाग को मगध का नया राजा चुना। जो ये हम जो शिशुनाग राजवंश की जो हम बात कर रहे हैं, असल में ये कौन थे? मंत्री थे किसके? ये हर्यक वंश के। जो आखिरी शासक था ये नागदशक, उसके मंत्री थे शिशुनाग। और ये शिशुनाग जो थे ये मंत्री होने के बाद जब पब्लिक ने देखा कि भाई ये बहुत गलत तरीके से नागदशक जो है ये बहुत गलत तरीके से क्रूर शासन कर रहा है, तो उनके मंत्री को उस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया जिसपे कौन आसीन था? नागदशक, जो कि किससे था? हर्यक वंश से। इस प्रकार लगभग 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की नींव रखी थी 413 ईसा पूर्व में। इसके जो प्रमुख शासक थे उनको हम जान लेते हैं। इस राजवंश के इतिहास में दो शासकों शिशुनाग और कालाशोक का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये जो दो शासक हैं, शिशुनाग हो गया और कालाशोक है, ये क्या है? ये प्रमुख हैं इस शिशुनाग राजवंश के। शिशुनाग का जो हम अब ये कार्यकाल है इसको देख लेते हैं, 413 से 393 ईसा पूर्व।
शिशुनाग इस वंश का संस्थापक और एक शक्तिशाली शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती के शक्तिशाली राज्य को पराजित करना और उसे मलय साम्राज्य में मिलाना था। जैसे ये जो था एक 16 महाजनपद थे, अ, अ, जो अ, हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर भारत में क्या थे, 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपदों में क्या था कि मगध भी एक साम्राज्य था। तो मगध के अंदर किसको मिलाया गया? अवंती को मिलाया गया। तो इससे क्या हुआ, वहां का जो शक्तिशाली राजा था उसको हरा दिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत के अंदर कितने जनपद थे? 16 महाजनपद, जिसमें एक जनपद था, महाजनपद था, उसका नाम था मगध। और मगध में ही यह सत्ता चल रही थी जहां पर शिशुनाग था। और शिशुनाग ने क्या करा? अवंती के महाशक्तिशाली राजा को हराया और अवंती को मगध साम्राज्य में ही मिला दिया था। उसके बाद क्या होता है, अवंती और मगध के बीच लगभग 100 वर्षों से चली आ रही शत्रुता का अंत शिशुनाग की इस विजय के साथ हुआ। अवंती के मिले से मगध की शक्ति और आर्थिक संसाधन कई गुना बढ़ गए। जब भाई इतना बड़ा जो अवंती एक अलग राज्य था, उसको जब मगध में मिलाया गया तो उससे क्या हुआ, और मगध का भाई साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो मगध और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। इसके अलावा शिशुनाग ने अपनी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार उसने वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो पहले जो राजधानी थी ग्रीवरज, उसको क्या करा? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित था। ये जो थे, इनका नाम था ये शिशुनाग। इन्होंने क्या करा? शिशुनाग ने कि भाई जो इनकी पुरानी राजधानी थी उसको स्थानांतरित करा पाटलिपुत्र के अंदर। आगे अब हम देख लेते हैं कालाशोक। कालाशोक का अब हम इसमें कार्यकाल देखते हैं, जो 395 से 367 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, मगध का शासक बना। कालाशोक ने अपने पिता द्वारा विजित साम्राज्य को सुरक्षित रखा और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। कालाशोक के शासनकाल की सबसे ऐतिहासिक घटना 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था। इनके जो कार्यकाल है कालाशोक का, उस कार्यकाल के अंदर इन्होंने क्या क्या करा? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। मतलब कि दूसरी बार एक तरीके से बौद्ध संगीति कराई थी, बौद्ध सम्मेलन कराया था। ये इनके ही कार्यकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व के अंदर। इस संगीति का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेदों को सुलझाना और अनुशासन के नियमों पर चर्चा करना था। कालाशोक ने अपनी प्रशासनिक सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए राजधानी को वैशाली से वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, जो बाद के समय में एक भव्य और प्रमुख महानगर बनी। पाटलिपुत्र क्या था? एक बहुत बड़ा महानगर बना। वैशाली के बाद उन्होंने क्या करा? पहले वैशाली थी कालाशोक की राजधानी, उसको स्थानांतरित करा पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हुआ? पाटलिपुत्र का भी विस्तार हुआ और एक ये बहुत बड़ा महानगर बना उस समय के अंदर। ठीक है, तो ये कालाशोक के बारे में है। आगे हम देख लेते हैं प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान क्या रहा। शिशुनाग वंश का शासनकाल छोटा अवश्य था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। देखिए, अगर हम देखते हैं कि भाई ये जो शिशुनाग राजवंश है, इसमें दो ही मुख्य शासक हमने देखे। एक तो हमने देखा इसके अंदर शिशुनाग को, और दूसरा देखा इसके अंदर हमने दूसरे जो शासक थे उनको हमने देखा इसके अंदर कालाशोक को। तो इनका जो दोनों का एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन है, इन दोनों का जो एक वो है, मतलब कि कार्यकाल जो है वो छोटा है पर बहुत ज्यादा प्रभाव बांधने वाला है। इसके बाद हम साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। इस वंश ने उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में मगध के प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद के विलय ने मगध को अजय बना दिया। आगे हम देख लेते हैं इस क्लास को, राजधानियों की राजनीति। राजधानियों की राजनीति हम देख लेते हैं। राजधानी को राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र के बीच स्थानांतरित करने की रणनीतियों से पता चलता है कि शासक साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण और सैन्य चौकसी बनाए रखना चाहते थे। देखिए, अब अगर मान लीजिए राजधानी है राजगृह, तो वैशाली और पाटलिपुत्र के बीच स्थानांतरित करने की रणनीतियों से यह पता चलता है कि भाई वो जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो एक तरीके से सीधा नियंत्रण चाहते थे और चौकसी बनाना चाहते थे, उनके अंदर सैन्य चौकसी बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये स्थानांतरण करा कि पहले कालाशोक की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, उन्होंने क्या करा कि भाई उसको पाटलिपुत्र लाए, है ना। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अ, अ, अगर हम देखते हैं जो ये शिशुनाग है, इन्होंने भी अपनी राजधानी को स्थानांतरित करा था। तो ये स्थानांतरित करने की जो रणनीति थी एक तरीके से क्या था
कि ये चाहते थे कि भाई हमारी जो चौकसी है वो हमारी चौकसी बनी रहे, सैन्य चौकसी हमारी मजबूत रहे। अब इसमें देखिए धार्मिक संरक्षण को देखते हैं हम। बौद्ध धर्म के विकास के लिए ये काल बहुत महत्वपूर्ण था। कालाशोक द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि राजा धर्म के मामलों में सक्रिय रुचि लेते हैं और संघ के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाते थे। अगर हम देखते हैं उस समय पर बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैल रहा था पूरे भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कालाशोक ने भी, और अगर हम शिशुनाग को भी देखते हैं तो ये इन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए। कालाशोक ने तो संगीति भी रखवाई थी, बौद्ध संगीति हमने जैसे देखा अभी 383 ईसा पूर्व में उन्होंने बौद्ध संगीति भी रखवाई थी। तो ये क्या था, ये एक तरीके से बौद्ध धर्म का विस्तार भी कर रहे थे, बौद्ध धर्म को एक तरीके से लोगों के बीच ला रहे थे उस समय पर। आगे हम देख लेते हैं वंश का पतन और अंत। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 11 पुत्रों ने शासन संभाला। पुराणों में नंदीवर्धन और महानंदिन जैसे शासकों के नाम मिलते हैं। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण केंद्रीय सत्ता तेजी से बिखरने लगी। देखिए, जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराणों के अंदर हमें क्या मिलता है, हिंदू पुराणों के अंदर हमें कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 11 पुत्रों ने शासन को संभाला जरूर, जिसमें मुख्य हम नाम पढ़ते हैं नंदीवर्धन और महानंदिन जैसे शासकों के। पर लेकिन ये जो थे ये उतने योग्य नहीं थे, है ना। क्योंकि देखिए जिसने शासन को कमाया हो, अब भाई देखिए जो ये थे, अगर हम बात करें कि कालाशोक के जो पुत्र थे, है ना, कालाशोक के पुत्र थे ये, हमने जो नाम पढ़ा है इसके अंदर, देखिए जो हमने अभी इसके अंदर शिशुनाग को पढ़ा था, शिशुनाग क्या थे कि भाई एक मंत्री थे, ठीक है, राजा के, और राजा के मंत्री को शासन किसने दिया, वहां की आवाम ने शासन दिया। तो उनको मालूम था कि इसका ये कितना महत्वपूर्ण है, ये पद कितना महत्वपूर्ण रहता है। पर लेकिन जो इनके जो वंशज थे, जो ये शिशुनाग के और कालाशोक के जो इनके जो वो थे, वंशज थे, उनको थोड़ी ना इसकी कदर होगी, क्योंकि उनको तो सत्ता मिल गई थी ऑलरेडी। तो उस कंडीशन में क्या था, ये उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा अयोग्य थे और कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण केंद्रीय सत्ता तेजी से बिखरने लगी। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक महानंदिन था। लगभग 345 ईसा पूर्व में महानंदिन को एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक महापद्मनंदन द्वारा अपदस्थ कर दिया गया या उसकी हत्या कर दी गई। जो आखिरी शासक था इस साम्राज्य का, उसका क्या नाम था, महानंदिन। महानंदिन लगभग 345 ईसा पूर्व में महानंदिन को एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक जो था महापद्मनंदन, उसने क्या करा, अपदस्थ कर दिया उसको, मतलब कि पद से हटा दिया। जिस प्रकार हमने देखे पढ़ा, हर्यक वंश के आखिरी शासक को हटा दिया जनता ने और उस गद्दी पे कौन बैठा, शिशुनाग बैठा। उसी तरह शिशुनाग का जो वंशज था, जो आखिरी शासक था जिसका नाम था महानंदिन, उसको भी इसी तरीके से हटाया गया कुर्सी से। क्योंकि देखिए जो अयोग्य होता है ना, अयोग्य व्यक्ति गद्दी पे नहीं बैठ सकता, ना ही वो जनता की आवाम की बात सुन सकता है। तो हमने ये आपको आज शिशुनाग राजवंश के बारे में एक क्लास दी है। इसके बाद हम एक और प्राचीन भारत के राजवंश की क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी हिस्ट्री से जुड़ी हुई क्लास चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।